मिलिट्री व्यू पॉइंट से बताइए ना सर, जहां पर ये बाढ़ आई वहां पर हम हमेशा देखते हैं सेना को सबसे पहले उतार भी दिया जाता है इस तरह के इवैक्यूएशन में, क्या वही खड़े हैं हम? जय हिंद, नमस्कार। एक एक कर बड़े पॉइंटेडली मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। जी, आपने पूछा प्राकृतिक ऑब्लिक मैन मेड, इट इज़ अ प्राकृतिक आपदा जो कि एग्रीवेट आपने और मैंने करी है। इसके आप और मैं भागी हैं। आप इसको डिसोन नहीं कर पाएंगे कि ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, कि ये उसने एनक्रोचमेंट करी है या गवर्नमेंट ने अलाउ करी है। यू एंड मी आर पार्ट ऑफ दैट। जहाँ तक बात है तैयारी पूरी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपकी तैयारी पूरी है, समझ लेना आप उसी दिन फेल हो गए। आपदाओं के खिलाफ अगर आपने कभी ये ड्रीम कर लिया कि नहीं जी मैं तो पार पा लिया हूं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, आप हमेशा पाएंगे, उसी दिन आपका फेलियर है। उस दिन से आपका फेलियर शुरू हो जाएगा। आपने कहा कि किसी ने कहा बाढ़ आए ना, वेल बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके भी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उसे प्राकृतिक कहा जाता है। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं, अभी विवेक जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अगर गर्मी से आदमी मर जाता है तो वेल कौन किसको ब्लेम करूं? क्या सिर्फ उस गर्मी को ब्लेम करूं या आपको और मेरे को? हमें नहीं दिखाई दिया कि मेरी सड़कों के ऊपर कोई मर रहा है? कोई नहीं रुका। मुझे नहीं पता आप लोग क्या जानना चाहते हैं। जहां तक बात है डिजास्टर मैनेजमेंट, लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एक चीज को नकारना आसान हो जाएगा। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट मेरी सरकार ने सोचा है, मेरी सरकार का मतलब आपकी मेरे देश की सरकार की बात कर रहा हूँ, पार्टीबाजी नहीं करेंगे इसके बीच में। अगर हमने ये सोचा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक एनडीआरएफ रिलेटेड आपने फोर्सेस बनाई है, इको टास्क फोर्स बनाई है, आर्मी के रिजर्व को रखा गया है। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और सुचरिता जी, शायद मैं अकेला चश्मदीद गवाह हूँगा कि जब एक बाढ़ आती है तो आप उसके अंदर रिएक्ट कैसे करते हैं। क्या आप उसको, जो आप लोग बोल रहे थे ना कि क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, अंबाला में बाढ़ आई, 150 मीटर का हाईवे वॉश ऑफ हो गया, हमारी यूनिट को जिम्मेवारी मिली कि आप लगेंगे। हमने किया क्या? हमने कालाअंब से आगे अपना रेडियो सेट भेज दिया कि अब जो जितना पानी आएगा वहां से लेके स्टॉप वॉच टाइमिंग 3 घंटे 23 मिनट, आज भी मुझे याद है, वो लगेगा अंबाला आने में। अगर आप इस तरह के प्रिकॉशंस लें, जैसे अगर आप नेपाल की बात करें, सोचिए कि वो ग्लेशियर टूटा। हाँ। एक थ्योरेटिकली सोचिएगा, एक सायरन था वो वहां बजा, उसने अपने 2 किलोमीटर आगे एक और सायरन है उसको अलर्ट किया और वो करते करते नेपाल में आ गया। इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। जहां तक हमने देखा है कि जब आप देखते हैं, क्योंकि मैंने ये ग्लेशियर में भी देखा कि हमें वो टूटता हुआ पहाड़ अपनी तरफ आता है, अब आपको या तो पता होना चाहिए कि मैंने किस तरफ भागना है या मुझे किस तरफ छुपना है। इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव। लेकिन इसके लिए तो बकायदा ट्रेनिंग भी चाहिए ना नहीं, सर। तो आप उम्मीद कर लें कि आम आदमी को पता हो किधर भागना है, किधर कैसे जान बचानी है, ये तो हर आम आदमी को नहीं पता। मैं आपको उस लेवल पे ले जा भी नहीं रहा, बस भागेगा, मैं आपको एज अ आवाम ले जा रहा हूँ कि आपके पास अगर प्रिवेंटिव बात कर रहे हैं तो वो क्या मैकेनिज्म है, वो तो आप और मैंने क्रिएट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लगा कर देगा। मैं एक बार डॉक्टर पोखरल के पास जाऊंगी। ठीक है, मैं पहले कुछ सवाल ले लेती हूँ। माइक उधर दे दीजिए। हाँ बोलिए। मैम, मैं बस ये कह रहा था, मैं ना उसी इलाके से आता हूँ, मैं वाल्मीकि नगर चंपारण वाला जो इलाका है मैं वहाँ की बात करता हूँ। सर मैं कल के एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं संजय जायसवाल, उनसे जब जनता सवाल पूछ रही थी कि आप यहाँ 20-22 साल से सांसद हैं, जब से भी हैं, वो आरजेडी से लड़के हार गए थे, अभी वो हैं 15-20 सालों से, वहाँ पर आज तक बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ है सर। तो मतलब लीव अबाउट एवरीथिंग की मतलब आपदा हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप रूलिंग पार्टी के सांसद हैं और 17-18 साल से आप बांध का पक्कीकरण नहीं है वहां पे, आप बाकी लोगों को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे कि जनता मर रही है? आप ये देखिए, ये बड़ी बात है। देखिए बड़ी बात है, उन्हें सर सांसद वो बात बनाते हैं और वही सांसद हमारी सुनता नहीं। इसका ये मतलब नहीं ना जनता ने चुन लिया तो सांसद चुना थोड़ी लगा देगा। सर हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है, आप ये भी तो देखिएगा ना सर। नहीं, ऐसा है कि आप किसी ना किसी को तो चुनिएगा वहाँ पे, है ना। अब मैंने चुन लिया, मैं उनका कॉलर पकड़ के तो काम कराऊंगा कि नहीं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये कि वो काम करे वहाँ पे। 17 साल 18 साल से आप फिर भी रिएक्ट कर रहे हो, क्यों करेगा? नहीं, मैं एग्जैक्टली उसके
बगल का हूँ, मैं आप उससे पूछ ही नहीं रहे थे ना क्या- वरना मैं क्या नहीं क्या देता वो यहाँ तुमको। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं हमें अपनी बात रखनी है। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। हाँ, मेरा क्वेश्चन कुछ देर पहले एक पॉइंट यहाँ पे मेड किया गया कि हम काफ़ी आयरॉनिकल बात है जब हम कैजुअलिटी की बात करते हैं, और सर आपने भी ये कहा कि एक्सेप्शन हिमालयन रीजन के, जहाँ पे इंडिया हिमालय से पूरा घिरा हुआ है, वो सबसे एक वॉलेटाइल रीजन है बिल्कुल। और उससे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, एंड क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कोई प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया जा रहा? ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं ली जाए? मैं डॉक्टर पोखरल के पास जा रही हूँ, क्योंकि जब 2015 में एक बड़ी आपदा नेपाल में आई तो उनको ये दायित्व और ये जिम्मेदारी दी गई कि उससे उबारे देश को। तो डॉक्टर पोखरल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने एक बड़ा सवाल वाजिब सा पूछा कि भाई अगर पहले से पता है हम ऐसे एक इलाके का नेतृत्व कर रहे हैं जहां पर जो अर्थक्वेक प्रोन भी है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और पहले ही बार बार आपके देश ने देखा भी है इसे, तो क्या उसकी तैयारी हम नहीं कर सकते थे? आप अपनी जो आपकी एक भागीदारी रही उससे बताइए जरा यहाँ पे लोगों को। अभी मैं यहाँ बहुत सारे युवाओं में पढ़े लिखे लोग हैं, वो NDRM की बात कर रहे हैं कि जो अभी आपद आई जो ये त्रिशूली नदी में जी, उसमें मेरे दोस्त उधर हाइड्रो पावर बना रहे हैं, वो लोग ने बोला कि 50 साल की हाइड्रोलॉजी में उनका जो वाटर लेवल 5 मीटर ऊपर जाने का एस्टिमेट था, तो उनकी कैंप 30 मीटर ऊपर बनाए गए थे, लेकिन बाढ़ में इस बार 125 मीटर ऊंची तक बाढ़ गया। लेकिन ये प्रलय जो था ये आपको इमेजिनेशन से भी ज़्यादा था, इसलिए वो जो प्रिवेंटिव है, जो मेजर्स जो दिए जाते हैं हाइड्रोलॉजी के नाते से, उससे कहीं ज़्यादा इमेजिन से ज़्यादा आ गया, इसलिए तबाह हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपको मालूम है गोसाई कुंड इस क्षेत्र में ये सदियों से भगवान शिव को जो आस्था रखते हैं वो लोग वहाँ तीर्थ जाते थे वो रास्ते से जी। तो वहाँ पर ये ऐसा कभी, लेकिन छोटा छोटा सा हुआ था, लेकिन आप 5 मीटर की बजाय से 125 मीटर ऊंची जो नदिया के जो पानी का तह लेवल ऊपर गया, ये तो कभी एस्टिमेट ही नहीं कर सके थे। एक बात वो जो युवाओं ने उठाई है कि हमारा बस्ती नदी किनारे ज़्यादा है पहाड़ में। अब ये क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, आपका ग्लोब वहाँ और ब्रस्ट हो सकता है, ये जो बर्फ के पहाड़ियाँ गिर सकते हैं, अर्थक्वेक जा सकता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से उधर जो फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग जो भारत में हो, नेपाल में हो, भारत की हिमालय, अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर तक जो आप पहाड़ में वो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं जी, बहुत नैरो गॉर्जेस हैं, यहाँ पर बड़ा बस्ती बनाना नहीं चाहिए था। अब आगे जाकर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये नदी किनारे के तट में जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोलॉजिकल एस्टिमेट करते हैं कि 100 साल 50 साल इतना था, ये मॉडलिंग करके 5 मीटर 10 मीटर, इससे भी आगे चल गया प्रकृति। ये जो मैन मेड है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमारी कारण से हुआ है, इसलिए और ये हमारे जो पहाड़ है वो नए पहाड़ है। हम जो 2015 में लांगटांग गए, वहाँ ऐसा लगता है कि आप गंगा किनारे हैं, छोटे छोटे पत्थर है, कोई चट्टान नहीं दिया, सारे गिट्टी बालू आके जैसे तरह क्या है। तो ये जब पानी आ जाता है तो थोड़ा पानी ज़्यादा, उसमें मिट्टी सब जो अभी आप जो बाढ़ में देख रहे हैं ऐसे मटेरियल्स हैं, इससे ज़्यादा फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे हर चीज़ तबाह हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंशन तो जरूरी है, लेकिन जिस तरह हमने नेपाल में देखा, इस तरह की आयाम, इसका जो डायमेंशन था, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। लेकिन अब ये अर्ली वार्निंग है कि हमारे जो अभी भी नेपाल में करीब 400 से छोटे बड़े नदियां हैं, उनके सारे किनारे में बस्ती हैं, बहुत से रिलीजियस एग्जैक्टली।